हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो 8th क्लास का मराठी का बुक है और उसके अंदर जो 7 चैप्टर है अन्ना भाऊची भेट। ओके, तो यहाँ पे एक भेंट को किस तरह से बताया गया है ना, इसके बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यानी अन्ना भाऊ एक व्यक्ति है, उनके साथ जो लेखक है विठल उमप जी, उन्होंने भेंट किया है। और उस भेंट को यानी जिस तरह से लोगों के बीच, दो लोगों के बीच किस तरह से बातें होती है किसी को मिलने के बाद, एक तरह से जो हम लोग कह सकते हैं कि इंटरव्यू, तो उसी तरह का यहाँ पे एक भेंट है। और उस भेंट के दौरान क्या क्या हुआ है वो सारी चीजें यहाँ पे आपको पाठ के अंदर देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विठल उपम यानी जो इसके लेखक है उमप जी, उनके बारे में यहाँ पे सारी चीजें आपको दी गई है कि वो किस तरह के व्यक्ति थे, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं रची थी, वो कहाँ के व्यक्ति थे, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, और यहाँ पे अगर आप चेक करो ये वाला, यहाँ पे आपको जो पाठ के बारे में आपको इस पाठ के अंदर आप क्या सीखने वाले हो यहाँ पे शॉर्ट में आपको देखने को मिलेगा। यानी इसके अंदर हम लोग एक बात करें तो इसके अंदर जो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो भेंट है अन्ना भाऊ के साथ वही यहाँ पे प्रदर्शित की गई है, यानी एक नाटक के तौर पर। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं इस पाठ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। देखते हैं अभी जो नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमारा पार्ट है, मेन वाला पार्ट, उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओके, माझे आकाशवाणीवरील कार्यक्रम फारच गाजत राहिले, ते अण्णाभाऊ साठेंनी बऱ्याचदा ऐकले। एखादे अण्णाभाऊ साठे यांनी मला विराग नगरात येऊन भेटा, असा भिकाची तूप सौंदर्य या माझ्या मित्राकडे निरोप पाठवला। मला अत्यानंद झाला, एवढ्या मोठ्या माणसानं मला भेटायला बोलावलं म्हणजे काहीतरी साहिरी कार्यक्रम असावा। दुसरे सायंकाळी 4च्या सुमारास चिराग नगरीच्या खाचखड्याची ओबडधोबड वाट तुडवत अण्णाचं घर विचारत विचारत एका झोपड्यापाशी आलो। त्या झोपड्याच्या दारात क्लानीला वाडवळी सुकत घालत असल्यानं बाईला अण्णाभाऊ साठेचं घर कोणतं म्हणून विचारला। ती म्हणाली, ही बघा डाव्या अंगान असन मोर जावा, तिथ चावल्यांच्या हाटी हाय, अग तेच्याच मोरव्याला अंगाला इचारा, थिंचक जयंत ताबाच्या हळ तिया। मी म्हणालो, अहो ताई, मी अण्णाभाऊ साठेचं घर विचारतो। ती म्हणाली, मग मी तेच की सांगतीय, जयवंता बाग आहे ना, ती अण्णाची मालकीन ह्यावे। जावा कडकडन विराग नगराची ती वाट सदाकंदाना चिखला पाण्याला लोकड पडलिया, कडकडात जावा। मी पुढे नेमका चहाच्या हॉटेल जवळ गेलो। चहावाल्याला विचारला, अण्णाभाऊ साठेचं घर कोणतं? वो काय, वो 5वा झोपडा आहे ना, वहाच्या अण्णा राहतो काय? त्यांनी दुसऱ्या घर दाखवलं। मी झोपड्याच्या दारात जाऊन पोहोचलो। दारातून अण्णाभाऊच्या हाक मारली। 4.5 फूट उंचीच्या माझ्यासारखी काळीसारखी मूर्ती घामे जमलेला अंगावर बाहेर आली। अण्णाभाऊने मी प्रथमच पाहत होतो, त्यांनी मला ओळखला। तुम्ही विठ्ठल उपम साहिर ना? मी होय म्हणालो। या असं म्हणून मला त्यांच्या झोपडीत नेले। अण्णाची मला मोडक्या बाजावर बसल्यानं सांगितलं। अण्णाची आपला मजक गंजी फाक बनियान घातला आणि आम्ही बाहेर आलो। मला अण्णाभाऊची घर दाखवलं। त्याने चहा वाल्यांच्या हॉटेलात अण्णाची चहा दिला। तिसेच त्यांनी, साहिर तुम्ही केव्हापासून गाता वगैरे चौकशी केली। मी मोकळेपणाने पण लाजत बुजत सार काही सांगून टाकलं। ऐकून त्याच्या खूप वर वाटला। आम्ही चहा घेतला। अण्णा म्हणाले, तुम्ही फार चांगला गाता। तुमच्या रचना आकाशवाणीवरून ऐकलेला। तुमच्या बुलंद पहाणी आवाजाने मला मोहून टाकला। तुमच्या वागणुकीची, वर्तनाची इतरांकडून माहिती मिळाली। तुमच्या मधल्या आवाजाचा गोडवा मी अनेकदाने चाखल्या। विठ्ठलराव, मला राहावेच ना, तुम्हाला केव्हा भेटेन असं सारखं वाटत होतं। तो सुदिन आज उगवला।
यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पे जो लेखक है वो क्या करते हैं, जो अन्ना भाऊ है, अन्ना भाऊ उनको मिलने के लिए बुलाते हैं और वो लेखक उनके गांव में जाते हैं और वो उनका घर ढूंढते हैं और इसी तरह से वो एक चाय की दुकान पे पहुंचते हैं और ऐसे ही बहुत से लोगों से पूछते हैं तो सबने वही कहा, सब वही कहते हैं कि ये झोपड़ी है, लेकिन उनको विश्वास नहीं होता है। फिर वो जब एक लास्ट चाय की दुकान पे पहुंचते हैं तब चाय वाला जब इशारा करके बताता है कि यही अन्ना भाऊ का घर है, तब वहां पे जाके वो दरवाजा खटखटाते हैं और अंदर से एक छोटे 4 फुट के जो अन्ना भाऊ है वो वहां से निकलते हैं और उनके बीच जो मुलाकात है वो उनके गानों की तारीफ करते हैं अन्ना भाऊ कि वो जो आकाशवाणी पे जो गाने गाते हैं उनकी जो आवाज है वो बहुत अच्छी है और यही सारी चीजें वो चाय की दुकान पे बैठे बैठे वो सारी चीजें करते हैं। ओके, अन्ना भाऊची व माझी पहिली भेट 1963 व 64 सालात झाली असावी। अण्णा भाऊ, आपण थोर साहित्यकार आहात, आपण आपल्याला दर्शनात मी धन्य झालो। यापूर्वी मी आपल्याला पाहिलं नव्हतं, फक्त आपलं नाव ऐकून होतं असा म्हणतात अण्णा हसले। आता आपली गट्टी जमली, माझ्याकडे येत चला, विसरू नका। एवढ्या मोठ्यानं सहिराने आपलेपणाने मला जवळ केले, जणू काही फार वर्षांनी आमची ओळख आहे असाच पद्धतीने माझ्याशी त्यांचं बोलणं वागड चाललं होतं। पहिल्याच्या भेटीत मी त्यांच्यात प्रेमात पडलो। अण्णाचा निरोप घेऊन मी घरी आलो। तिसऱ्या दिवशी अण्णाच्या भेटीसो गेलो असा मोकळ्या टेबलावर तुकड्या खुर्चीत बसून एक दांडीला धागा बांधलेला तुडका चष्मा डोळ्याला वाळ लावून अण्णा लिहित होते। तेव्हा तेव्हा मी जाई तेव्हा ती लिहितच असतं। 5-1 मिनिट मी आपल्या एका बाजूला उभा होतो, तिथे पाणी साचले थोट दंबक होतो। चुलीजवळ साठेवहिनी गालात हात लावून विचारमग्न बसलेला होता। त्यांच्याजवळ एका तांब्या ऐवज जर्मनच ताट, एक डेचकी असा हा संसार तोंड वासून पडलेला असे। चुलीत अर्धी कोसळा झालेली लाकड होती। अण्णाच्या वलानीला बऱ्यापैकी एका सदरा लेंगा हंगरला लोंब कडत होता। अण्णाच्या समोर एक पुतळा होता, तो गार्गीचाच असावा, कारण मी खूप जणाकडून ऐकल होते। मी अण्णा गर्कीला गुरु मानतात, तो त्यांचा आदर्श आहे वगैरे। हे दृश्य पाहत असताना एकाएकी मजकडे अण्णाची पाहिली। केव्हा आलात विचारलं। नुकताच आलो असं मी सांगितलं। मी चिराग नगरात गेलो नाही तर अण्णा प्रेमात रागवतात। अण्णाच्या माझ्याविना करमत नसे व मलाही गमत नसे। हळूहळू आमचा घरोबा वाढला। एवढा अण्णाच्या विचारून त्यांची वही चालली। त्यावेळी पाणी वहीत कुठलेही वाक्य वा कुठलेही ओळ अण्णाच्या खोडल्यांच्या मला दिसत नाही। एवढा कुठले 2 प्रकाशात आले। त्यांनी अण्णाचे एनसी पाणी 2 व्याव्यात घेतला। माझ्या समक्ष एक ट्रान्झिस्टर अण्णाला देऊन बर अण्णा येतो असं म्हणून निघून गेलो। अण्णाच्या कथेत मानधन केवळ एक ट्रान्झिस्टर मी विचार करतच राहिले। कधी कधी अण्णाच्या माझी घरी येत असेच। एकदा माझी घरी अण्णा जेवायला आले होते, तेव्हा उरकल्यावर आम्ही गप्पा करत होते। माझ्या पत्नीला म्हणाले, बाई, मी जर जागलो वाचलोच तर माझ्या विठ्ठलांच्या मी रसियाला घेऊन जाईन। अण्णाच्या बोलणं मध्येच थांबवून मी म्हणालो, अण्णा, मॉस्को शहर आपल्याला कादंबऱ्याच्या तिथल्या भाषेत अनुवाद झालेला असं मी ऐकले। अण्णा होय म्हणाले। अण्णा, मॉस्कोमध्ये आपल्या कादंबऱ्याच्या अनुवादांचे तमाप असं मानधन तिथल्या बँकेत आहे असेही म्हणतात। तुम्ही ते मानधन काही करून मिळतात। आलिशान बंगला बांधा, त्याने डायनिंग टेबल, कोच, बेडरूम, पुस्तकाची कपाट सगळं थाटामाटाच्या करत येईल आणि अण्णा तुम्हाला लिहायला सुरेख टेबल, त्यावर टेबल मॅप, लिहायला उत्तम लेखण्या असं सरंजाम असल्यावर तुम्ही जे लिहिता त्यानुही तुमचं लिखाण सरस होईल। अण्णा हसत म्हणाले, विठ्ठल, बंगला, मोटर, बाग बगीचा, दुबाबरा कपडे, लिखाण करण्यासाठी वेगळी खोलीत फुलदाणी, टेबल, आराम खुर्ची या सर्व साधनांचा मला मोह नाही। अडे झोपड्यात दीन दलिताचे दुःख मला अनुभवायला मिळतात। गोरगरिबांच्या पोट तिकड्याच्या भाषा, त्यांचे जीवनमान, तिथली
वास्तवात मी झोपडीत राहूनच लिहून सकेन. बंगल्यात मला एक अक्षरही सुचणार नाही. बंगल्यात ओढूना तडून काल्पनिक लिहाण होईल. झोपडीत उपासी पोट अशी जागतात. पावसाळ्यात झोपडगाड तेव्हा त्या पाड्याखाली टेचकी भगुल परात कासी लावली जाते. थंडीच्या महिन्यात दिन दुबड्यांच्या थंडीत कुडकुडत बसावा लागतो. इथे दुखाला झेलत जडणारी माणसे, त्यांची पाल, त्यांच्या हाडा मार्याना विठ्ठल काय सांगू अरे. वास्तवनात ओतप्रोत भरलेला या दुबड्याच्या जाग्याचे सत्य साहित्य मला बंगल्यात बसून लिहिता येणार नाही. माझे कादंबऱ्याचे मानधन मॉस्कोतच राहू दे. त्या स्पंदीन मी बगडूत जाईन. गरिबीला विसरून जाईन. त्या लिखणाऱ्याला पारखा होईल म्हणून मला ते मानधन नको. अभी यहाँ पे ये जो कविता है, ये कविता में क्या कहा गया है कि जो अन्ना भाऊ थे, अन्ना भाऊ क्या थे, एक सिंपल से राइटर थे. वो राइटर किसके ऊपर लिखा करते थे, वो ऐसे लोगों के ऊपर लिखा करते थे जो बहुत गरीब है, ओके, जिनके पास कोई साधन नहीं है, जिनके पास कोई रहने के लिए खास सुविधा नहीं है, ओके, घर अच्छे नहीं है, पीने के लिए अच्छी पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ओके, चाहे उनको अगर कहीं अस्पताल की जरूरत हो तो उसकी व्यवस्था नहीं है. वैसी जगह पे वो रहते थे अन्ना भाऊ, और वहां पे आपका सारा लेखन वो करते थे. लेकिन जो लेखक थे वो लेखक वहां पे जाते हैं, उन दोनों के बीच में अच्छी मित्रता हो जाती है, उन दोनों के बीच अच्छी बातें होती है. उसके बाद जो लेखक है वो कहते हैं कि आप क्या करो, मेरे साथ मॉस्को चलो, वहां पे आप लिखो, वहां से आपको बहुत सारे पैसे आप मिल सकते हैं, उससे आप अपने लिए अच्छा सा बंगला ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, आपके लिए खुद का एक स्टडी रूम हो सकता है जहां पे आपको एक अच्छा सा टेबल मिलेगा, उस टेबल पे बैठ के आप आसानी से पढ़ सकते हो. ये सारी चीजें वो कहते हैं. लेकिन अन्ना भाऊ का जो जवाब होता है ना वो बहुत कमाल का होता है. अन्ना भाऊ क्या कहते हैं कि मुझे ये सारी चीजों का कोई भी लोभ नहीं है, ओके. अगर मैं चाहूं तो अभी भी ये सारी चीजें कमा सकता हूँ. मेरे पास अच्छा बंगला हो सकता है, मैं हर तरह का खाना खा सकता हूँ, हर तरह के कपड़े पहन सकता हूँ, ठीक है, अच्छी गाड़ी में घूम सकता हूँ. लेकिन मुझे ये चीजों का लोभ नहीं है, ओके. अगर मैं इस गांव से अगर निकल जाता हूँ, अच्छे बंगले में चले जाता हूँ, तो मेरे दिमाग में कोई भी ऐसे विचार नहीं आएंगे जो मैं उसको लिख सकता हूँ. मैं यहाँ पे रह के लोगों में किस तरह से उनके प्रति जो मेरी भावना है वो मुझसे जुड़ी हुई है, यहाँ पे जो गरीब से गरीब आदमी है वो किस तरह से सरवाइव करता है, किस तरह से अपना पालन पोषण करता है, ये सारी चीजें मुझे ज्यादा पसंद है. उनके साथ रहना, उनके साथ जीवन जीना, ये मुझे ज्यादा पसंद है. इसके लिए वो कहते हैं कि मैं कहीं पे भी जाना पसंद नहीं करूंगा, मैं यहीं पे रहूंगा और इनके साथ ही रह के जो भी दुख सुख हो इनके साथ ही जीऊंगा और इनके साथ ही मरूंगा. यही सारी चीजें जो अन्ना भाऊ है वो यहाँ पे कहते हैं. तो इससे आप बच्चों को एक सीख मिल सकती है कि आपको अगर कुछ भी करना है जीवन में, जैसे अन्ना भाऊ का नाम हुआ है, लेकिन अन्ना भाऊ का नाम कैसे हुआ है क्योंकि उन्होंने सुख सुविधाएं छोड़ी, और सुख सुविधाएं छोड़ के उन्होंने परिश्रम के साथ मेहनत की अपने लेखन पे, तभी उनका नाम हुआ. तो ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहता कि आपको सुख सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी है कि अगर आप कुछ पाते हो तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है. मेरा यही कहना नहीं है कि आप सुख सुविधाएं सेक्रीफाइस करो, आप अच्छे घर से निकल के झोपड़ी में रहने चले जाओ, ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं है. लेकिन अगर आपको कुछ पाना है तो कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ती है और कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, ओके. तो तभी आप जाके उसके अंदर कामयाब हो सकते हो. तो आप बच्चों को ये जो स्टोरी है वो कैसी लगी है प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको और कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज आप वो भी हमें कमेंट करके बताएं. थैंक यू सो मच बच्चे लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में.